नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे EVS का पार्ट 12 देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 11 तक देख चुके हैं और जो नहीं देख पाए होंगे तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं, कहिए कि क्वेश्चन बैंक्स को देखते हैं, विभिन्न टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को ही हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ होगा, चाहे वो यूपी टेट हो, HP टेट हो, हरियाणा टेट हो, राजस्थान टेट हो, कहीं ना कहीं वो पूछा हुआ ही रहेगा। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जे टेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग आज पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है पुरुषों का सर्वांगीण विकास, दूसरा है बच्चों का सर्वांगीण विकास, तीसरा है महिला सशक्तिकरण और चौथा है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही आंसर होगा वो 4 होगा, क्यों नागरिक कहने का मतलब महिला भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे और पुरुष भी आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है, कौन सा विषय शामिल नहीं है। इसमें से देखिए कि भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है या व्यवसायिक शिक्षा है। तो सामाजिक विज्ञान मतलब SST। तो SST में आपका भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है। तो आपका चौथा जो है व्यवसायिक शिक्षा शामिल नहीं है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा चौथा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसको कहते हैं NCF 2005 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है। व्यवसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। तो इसका सही आंसर 4 होगा। ये देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है, चूंकि मैक्सिमम स्टेट के टेट एग्जाम में रहता है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए फिर से आ गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। तो सही आंसर होगा दूसरा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। इस मंडल में सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटती है, जैसे बिजली का चमकना, आंधी, तूफान, वर्षा आदि। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत में ही ये सब प्राकृतिक घटनाएं घटती है। ये भी प्रश्न कभी कभार आ जाता है कि प्राकृतिक घटनाएं किस सतह में घटती है, तो किस परत में घटती है, तो हम लोग बोलेंगे क्षोभ मंडल में, सबसे निचली परत में। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। किसकी सांद्रता में वृद्धि के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। CO तथा CO2। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड
तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। चौथा है धूल एंड O3। O3 मतलब होता है ओजोन, ध्यान रखिएगा, ओजोन। तो इसमें किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है अम्लीय वर्षा में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड NO2 आपस में क्रिया करके, कहीं अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 का निर्माण करती है, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमिगत जल स्तर को प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो इसमें पहला होगा धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना। दूसरा है पारंपरिक फसलों को उगाया जाना। तीसरा है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। चौथा है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो भूमिगत जल स्तर को प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए क्या करना चाहिए? चार में से आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। तो इससे जल स्तर पुनः प्राकृतिक स्तर पर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, पाताल तोड़ कुएं के निर्माण से जल स्तर नीचे नहीं गिरता है तथा भूमिगत जल को पुनः उसके प्राकृतिक स्तर तक लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को। दूसरा है उत्पादक से अपघटकों को। तीसरा है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। उपभोक्ता का इस तरह लिखाएगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा, तो प्राथमिक, यदि टिड्डे को खाता है कौन? मेढक टिड्डे को खाता है, तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। मेढक जो हो गया वो हो गया द्वितीय उपभोक्ता तथा टिड्डे जो हो गया वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाने पर खाद्य श्रृंखला का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ होगा। मेढक है द्वितीय उपभोक्ता, टिड्डे है जो है वो प्रथम उपभोक्ता है। तो इसमें होगा प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं सुभेद जीव, विलुप्त हो रहे जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या इनमें से सभी। तो रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक में जो सम्मिलित हैं वो है दूसरा, विलुप्त हो रहे जीव। रेड डाटा बुक के अंतर्गत विलुप्त हो रहे जीवों की सूची तैयार की जाती है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा 1964 से जारी किया जा रहा है या किया जाता है। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव का सूची रखा जा रहा है 1964 से ही। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती मतलब होता है चारों ओर भूमि से घिरा, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह
भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है? सबसे गहरा, ये भी पूछ लेता है कब से, सबसे गहरा कौन है पूर्वी तट का? तो ये आपका होगा विशाखापट्टनम। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो पानी पंचायत की प्रारंभ कौन से राज्य से हुई? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आप ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र से पानी पंचायत की प्रारंभ हुई है। भारत में सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है या तो विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, अतः सही आंसर 1 होगा। इसके अंतर्गत आइए थोड़ा डिटेल देख लें। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि CO2 गैस के कण बहुत ज़्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कण बहुत ज़्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। इस गैस का उत्सर्जन वाहनों से, घरेलू ईंधन से, औद्योगिक संस्थानों से होता है। ग्रीन हाउस ऐसे कांच के घर को बोलते हैं जिसकी दीवारें हरे रंग के कांच से बनी होती है, जिसमें प्रकाश अंदर तो चला जाता है परंतु बाहर नहीं निकल पाता है। ये क्रियाविधि ठंडे देशों में अपनाई जाती है ताकि पौधे को उचित ताप मिल सके। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? समुद्र में ज्वार भाटा आना, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, तीसरा घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, चौथा पवन ऊर्जा के ताप में वृद्धि होना। तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ही पृथ्वी का उष्मायन कहलाता है। आइए थोड़ा डिटेल देख लें कि पृथ्वी का उष्मायन अर्थात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना है। इसे वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैस प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है किसमें? वस्तु की आयु ज्ञात करने में, स्थान ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में या वस्तु की पहचान करने में। तो कार्बन डेटिंग आपको याद रखिएगा, वस्तु की आयु ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, ये कितना पुराना वस्तु है ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 1। कार्बन डेटिंग का प्रयोग पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल, समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग समझ गए, वस्तु की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। तीसरा नेक्स्ट है
कि भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। तो भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में कौन शामिल है? बाढ़ एवं सूखा, दूसरा भूस्खलन, तीसरा वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, चौथा उपरोक्त सभी। तो आपका पर्यावरण अपघटन के कारण जो होगा उत्पन्न परिणामी खतरों में जो होगा वो होगा बाढ़ एवं सूखा। सही आंसर एक, पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा आदि। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है? तो ये हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो इसका सही आंसर जो हुआ वह हुआ 15। ये 15 का 3 हुआ सही आंसर। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायरोक्सिन या थायमिन? तो चावल को पॉलिश करने पर थायमिन नष्ट हो जाता है, तो सही आंसर जो होगा वो 4 होगा। चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है 17, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान लाभान्वित हुआ है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान नहर जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल, पेयजल आदि की आपूर्ति संभव हो पाई है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा नाम राजस्थान नहर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया, अतिसार या खसरा? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण द्वारा जो उत्पन्न होता है रोग वो होता है अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। डायरिया, अतिसार को डायरिया के नाम से भी जानते हैं। तो डायरिया जो है एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
19 में हमारा देखेंगे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किससे? मछलियों द्वारा, वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, अतः सही आंसर होगा दूसरा। वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे बेहतर उपाय वृक्षारोपण करना है। इससे वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पौधे कर लेते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। तो वायुमंडल का वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों को लगाकर, जंगल को लगाकर हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? कौन सा स्तर? ओजोन स्तर, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल? तो पृथ्वी से हानिकारक किरणों, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर बचाता है या सुरक्षित रखता है? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि ओजोन स्तर जो है हम लोग को बचाता है। तो पृथ्वी के ऊपर स्थित समताप मंडल में ऑक्सीजन अणुओं से निर्मित ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। सूर्य से विकिरित तीव्र ऊर्जा के पराबैंगनी विकिरणों मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अधिकांश भाग वायुमंडल के ऊपरी परतों में अवशोषित हो जाता है। इस क्रिया में O2 के अणु पराबैंगनी विकिरणों से ऊर्जा लेकर ओजोन में O3 में परिवर्तित हो जाते हैं। ओजोन मंडल या ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अभिक्रिया है कि ऑक्सीजन फिर E मिलकर के 2O3 हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन ऊर्जा ओजोन हो जाता है। O3 मतलब आप जानेंगे ओजोन। तो हानिकारक किरणों से हम लोग, सूर्य के हानिकारक किरणों से ओजोन स्तर हम लोगों का रक्षा करता है। अदरवाइज बहुत तरह के कैंसर हो सकते हैं यदि वो पराबैंगनी किरण आ जाए डायरेक्ट धरती पर, तो स्किन डिजीज हो सकता है आपको, किन्हीं माने लोगों को स्किन डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है क्या? पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूक हों तथा स्वयं को भावनात्मक रूप से पर्यावरण से जोड़ सकें। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? आपका है वन महोत्सव, ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या पर्यावरण दिवस समारोह। तो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। तो ग्रीन ओलंपियाड मतलब पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करवाया जाता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? वाटर लेवल बढ़ रहा है महासागर में,
तो इसका कारण है दूसरा कि वैश्विक उष्मन के प्रभाव से, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ एवं ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप महासागर के जल स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 23%, 44%, 40% या 21%। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 21%, ऑप्शन नंबर 4। हवा अनेक प्रकार के गैसों का मिक्सचर होता है जिसमें कई गैस अलग अलग अनुपात में मिले होते हैं। इन गैसों की हवा में प्रतिशत उपस्थिति निम्न है: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% तथा अन्य गैसें 0.97% है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का एक उदाहरण: वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं एवं कुहासा, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या इनमें से सभी। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है कौन सा? 1, 2, 3 या 4। तो वायु प्रदूषण वाहनों से भी होता है, धुआं एवं कुहासा से भी होता है, जलती लकड़ी से भी होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 4th। वायु में अवांछनीय गैसों तथा तत्वों के मिल जाने से वायु प्रदूषित हो जाती है, जो प्राणियों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्नवत हैं: पहला, धुआं एवं कुहासा, जलती लकड़ी एवं चारकोल से निकली गैस, वाहनों से निकली गैस, कृषि में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। इन सबों से जो होता है वह वायु प्रदूषित होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए खालिस्तान का प्रयोग रोकता है। तो बनाए गए नियम किसको रोकता है? भारत और दूसरे देशों में प्लास्टिक के थैले, कागज के थैले, नायलॉन के थैले या चमड़े के थैले, किसके प्रयोग को रोकता है? तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक के थैले को रोकता है। प्लास्टिक बैन मिलता है बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे देशों में प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोकता है, क्योंकि प्लास्टिक से मृदा प्रदूषण होता है, मतलब सॉइल पोल्यूशन होता है। इसीलिए भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोकता है। नेक्स्ट है कि अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम, मतलब विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? मतलब अंक के आधार पर। तो योगा, स्वास्थ्य, संगीत या उपयुक्त सभी। तो अंक के आधार पर, नंबर के आधार पर किसको नहीं हम लोग आंक सकते हैं, किसका परीक्षा नहीं ले सकते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, इन सबों को हम लोग अंक के आधार पर नहीं नाप सकते। तो अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो तथ्य परक हो। मूल्य पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती। मूल्य जिसको कहते हैं वैल्यूज जो है वो पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती है। जैसे स्वास्थ्य, योग एवं संगीत जो है ये मूल्य परख पाठ्यक्रम है। मूल्य समझ रहे होंगे, प्राइस नहीं। जैसे मानवीय गुणों में मानवीय गुण जैसे परोपकार, ये सब हो गया। अब नैतिक शिक्षा ये सब जो हो गया मूल्य की बात होता है, उसको मूल्य कहते हैं। मूल्य मतलब कीमत और प्राइस यहाँ नहीं समझना है। तो मूल्य का जो आकलन होता है वह अंकों के आधार पर नहीं किया जा सकता। भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुई। किसके कारण? मेथेन, अमोनिया, मिथाइल साइनाइड या तो मिथाइल आइसोसाइनेट।
मिथाइल साइनेट और मिथाइल आइसोसाइनेट, तो कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो वहाँ भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट से हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के उत्सर्जन के कारण हुआ था। यह गैस बहुत ही विषैला होती है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है भावनात्मक क्षेत्र का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य होता है। तो पर्यावरण स्वच्छता एवं शुद्धता का मूल्यांकन करना भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य होता है।